तो भाई लोगों, स्मैकडाउन की शुरुआत होती है ट्रिफनी स्ट्रैटन की एंट्रेंस के साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ द रिंग में क्वार्टर फाइनल्स में मैच है अगेंस्ट बियंका बलेर। और भाई इस मैच में ट्रिफनी स्ट्रैटन इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है कि भाई ये मैच काफी ज्यादा ऑसम लगता है। दिस इज ऑसम वाला मैच हमें ये देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही, लेकिन एंड में जब ट्रिफनी स्ट्रैटन अपना प्रीटियस्ट मोल शॉट एवर लगाने जाती है तो बियंका बलेर उसे टॉप रोप से ही कैरी करती है और लगाती है KOD। पिन होता है 1 2 3 और बियंका बलेर इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल्स में चली जाती हैं। इसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपकी जो घुटने हैं उनमें चोट लगी हुई है, उसके बावजूद आप जो है क्वीन ऑफ द रिंग में आगे जा रही हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है। तो बियंका बलेर इतना ही कहती है, अगर मैं बहाने करती हूँ कि मुझे चोट लगी हुई है और फिर मैं यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस नहीं करती हूँ तो मैं बेस्ट नहीं हूँ, तो मैं EST नहीं हूँ। और बस भाई इतना ही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन भाई इस मैच का जो एंड है भाई, यानी कि बियंका बलेर को जितवा दिया गया भाई। ट्रिफनी स्ट्रैटन भाई क्वीन स्ट्रैटन बन सकती थी भाई। मुझे तो बियंका बलेर का समझ में नहीं आता है। WWE वाले बियंका बलेर को हर जगह पे छाप देते हैं। बियंका बलेर कोई चैंपियन नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका हर जगह पे पोस्टर होता है। बेली चैंपियन है भाई, उनका कहीं पे अता पता नहीं होता है कि वो हैं कहाँ पे, ना किसी पोस्टर में दिखाई देती है और स्क्रीन पर भी उन्हें काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिलता है, जो कि अच्छी बात है। एक चैंपियन को प्रेस्टिजियस बना के रखता है कि भाई वो कहाँ है, कब आएगी, तो उस तरीके से। लेकिन भाई कम से कम पोस्टर्स में तो छापो। और बियंका बलेर को भाई हर जगह पे छाप देते हैं। चलो अभी तो भाई टैग टीम चैंपियन है तो छाप दो भाई, लेकिन भाई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे भेज दिया भाई। ट्रिफनी स्ट्रैटन भाई इतनी ज़्यादा ओवर हो चुकी हैं, हर जगह पे हर फैन उसे पसंद करता है। और ऊपर से भाई आज जो ऑडियंस थी वो भी ट्रिफनी टाइम के नारे लगा रही थी भाई पूरे के पूरे मैच में। तो भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि ये WWE ने क्या किया है यहाँ पर। ट्रिफनी को शायद नहीं हरवाना चाहिए था, उन्हें फाइनल्स तक तो लेके जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि वो सऊदी वाले भाई उनके कुछ अलग ही अपने रूल्स रहते हैं, तो इस वजह से शायद ट्रिफनी को वहाँ पर ना ले जाया गया हो। लेकिन फिर भाई ये क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए तो काफ़ी गलत ही बात है। बट आई होप कि ट्रिफनी के साथ आगे चलकर चीज़ें अच्छी ही हो, क्योंकि भाई वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हैं भाई इन रिंग में। जिस तरीके से वो काम करती हैं भाई काफ़ी बढ़िया। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद बैक स्टेज में लोगन पॉल को दिखाया जाता है आते हुए। वो अपने लॉकर रूम के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी लॉकर रूम से बाहर निकलते हैं LA नाइट, और यहाँ पर हमें LA नाइट और लोगन पॉल का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जो कि एक हिंट करता है कि आगे जाकर इनका कभी मैच होगा भाई, जो कि ऑब्वियसली भाई कभी ना कभी तो होना है। एक सुपरस्टार वर्सेस मेगा स्टार का मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि समर स्लैम में होगा। और वहाँ पर अपनी ही धरती के ऊपर अपने ही लोगों के सामने लोगन पॉल अपनी चैंपियनशिप को हार जाएगा अगेंस्ट द मेगा स्टार LA नाइट। ये भाई पिछले 2 साल से इस मैच को हिंट किया जा रहा है। वेल भाई इसके बाद ब्लड लाइन में भाई तामा तोंगा भाई अजीब तरीके से भौंकते हुए नजर आते हैं। पता नहीं कौन से जानवर की मिमिक्री कर रहे थे, लेकिन सोलो सिका उन्हें जाने के लिए कहते हैं और सबको जो है चलने के लिए कहते हैं, और सब चल देते हैं। और वाइस मैन यानी कि पॉल हेमन सोलो सिका से पूछते हैं कि क्या आपकी उससे बात हुई। तो सोलो सिका कहते हैं कि हाँ मेरी हमेशा बात होती है, हर वक्त हो, सारे ऑर्डर्स वहीं से आते हैं। देखो भाई सोलो सिका किस तरीके से उल्लू बना रहा है। पॉल हेमन को बोलता है कि रोमन रेंज से मेरी रोज बात होती है, भी दिखा दो कभी। इसके बाद कथकली इंटरव्यू लेती हैं LA नाइट का, और LA नाइट उसमें इंटरव्यू में कहते हैं कि देखो आज मेरा तामा के साथ मैच है, यानी कि ब्लड लाइन से मैच है। लेकिन ये कौन सी ब्लड लाइन है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। मेरा सिर्फ एक ही है, मैं किंग ऑफ द रिंग में आगे बढ़ना है, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। लेकिन भाई तभी यहाँ पर कार्मेलो हेव्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो मैं यहाँ पर राउंड 1 की पिक था, तो तुम्हें मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए और मुझे यहाँ पर इन्वाइट करना चाहिए था, मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। और कार्मेलो हेव्स ये भी कहते हैं कि आज मैं जो है रैंडी ऑर्टन से लड़ूंगा और उसके जो RKO नाम के 3 शब्द हैं उन्हें बदल दूंगा HIM में। तो भाई LA नाइट इसके बाद हंस कर कहते हैं कि हाँ हाँ तुम बहुत बड़े 30 मार खां हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते हैं भाई बातों बातों में ही LA नाइट कार्मेलो हेव्स की, और उसे कहते हैं कि चाहे तू आज RKO खाएगा, लेकिन चाहे कुछ भी होगा, लेकिन एंड में यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम तुझे सुनाई देने वाला है, जो होगा LA नाइट। इसके बाद शो के ऊपर तामा तोंगा आते हैं, पूरी ब्लड लाइन आती है क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट LA नाइट। सोलो सिका तामा तोंगा को समझा बुझाकर अच्छी तरीके से रिंग के अंदर छोड़ देते हैं, और उसके बाद मैच शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है LA नाइट वर्सेस तामा तोंगा। काफी जबरदस्त मैच चलता है। सोलो सिका और जो ब्लड लाइन है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती है इस पूरे मैच में ही भाई, जिसका फायदा उठाकर तामा तोंगा कई बार जो है बढ़त हासिल कर लेते हैं। लेकिन एंड में जब यहाँ पर BFT लगाने जाते हैं, BFT को लोड करते हैं LA नाइट, तो सोलो सिका और तामालोआ जो है तामा तोंगा को रिंग साइड पर खींच लेते हैं और BFT नहीं लगने देते हैं। तो LA नाइट आकर जो है तामालोआ के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद सोलो को कहते हैं कि चल मार मुझे,
तू मारेगा तो मैच डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और मैं जीत जाएगा। उसके बाद LA नाइट रिंग के अंदर जाते हैं, लेकिन रिंग के अंदर जाते ही अचानक से उन्हें लगता है टोंगा का फेस बस्टर फिनिशर, एंडी ग्लिटर कुछ नाम है भाई इसका, और इस मैच तामा टोंगा जीतकर जो है टूर्नामेंट में आगे चले जाते हैं और ब्लड लाइन यहाँ से चली जाती है। भाई LA नाइट के ऊपर अटैक नहीं करते हैं वो लोग, और सोलो स्क्वाड जो है हवा हवा में ताज भी पहना देता है तामा टोंगा को। उसके बाद बैक स्टेज में LA नाइट जाता है और वहाँ पर कार्मेलो हेयस आ जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं LA नाइट यहाँ पर कार्मेलो हेयस को, और ये दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे को गाली वगैरह देने लगते हैं और जो ऑफिशियल्स और रेफरीज आकर जो है इन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद शो के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है लोगन पॉल और कोडी रोड्स का, जिसे निक ऑल्डिस जो है इन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले लोगन पॉल आते हैं, उसके बाद लोगन पॉल अपने खुद के वकील को लेकर आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स भी आ जाते हैं, अपना टाइटल रख देते हैं और फिर कोडी रोड्स भाई अपना सस्ता भाषण देने लगते हैं और कहते हैं कि 1992 में जो है यहाँ पर वॉर गेम मैच हुआ था भाई, इसके पास कुछ बातें तो होती नहीं है करने को, तो ऐसे ही भाषण देता रहता है। लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर पते की बातें कहते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ, तुम्हारा भाषण सुनने नहीं, जिससे ऑलरेडी सब पक चुके हैं। सच में तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनना चाहता है और ये कॉन्ट्रैक्ट ये मैं देख रहा हूँ बड़ा ही अजीब है, बेकार है, इसे फाड़ देते हैं भाई लोगन पॉल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को और कहते हैं कि मेरे पास एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है कि कोडी रोड्स सिर्फ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को यहाँ पर मेरे सामने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में डिफेंड करेगा, मेरी चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप वो दांव पर नहीं लगेगी। और निक ऑल्डिस कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, हमारे बीच ऐसी बातें नहीं हुई थी ऑफिस में। तो तभी भाई लोगन पॉल का जो वकील है वो कहता है क्या आप मेरे क्लाइंट को धमका रहे हैं। तो कोडी रोड्स जो है निक ऑल्डिस को कहते हैं कि रुक जा, मैं जानता हूँ तू अच्छा काम करता है, लेकिन शायद अब तुम्हें जो है पीछे चले जाना चाहिए, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। तो इसके बाद भाई निक ऑल्डिस यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद लोगन पॉल जो है उठकर कहते हैं कि देखो फैसला हो चुका है, मैंने साइन कर दिए, अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप दांव पर लगेगी, मेरी नहीं। और वैसे भी आखिर मेरी चैंपियनशिप दांव पर लगे ही क्यों, इसने किया ही क्या है मेरी चैंपियनशिप को हासिल करने के लिए। मैंने तो यहाँ पर वायरल मूवमेंट्स दिए हैं, लोगों को अट्रैक्ट किया है, मेरे पास हर चीज़ है वो, जिसकी वजह से मुझे वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोडी रोड्स को क्यों मिलना चाहिए मेरी चैंपियनशिप पे, उसे साबित करना चाहिए ना। लेकिन तभी कोडी रोड्स उठते हैं कि चुप कर, तू यही चाहता है ना कि मैं इस पे साइन करूं, सुन मैं तुझे हराऊंगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में, उसके बाद तेरा ये जितनी भी भाषणबाजी है जो तू यहाँ पर भोग रहा है वो सब जो है गलत साबित कर दूंगा मैं, तुझे साइन करवाना है ले मैं करता हूँ साइन। इसके बाद कोडी रोड्स जो है साइन कर देते हैं। उसके बाद लोगन पॉल अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर रिवर्सल करके रिंग से बाहर फेंक देते हैं लोगन पॉल को। उसके बाद लोगन पॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर भी अटैक करते हैं और एक टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब लगा देते हैं कोडी रोड्स उस सिक्योरिटी गार्ड को। उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को एक साथ जो है अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन फिर लोगन पॉल की चैंपियनशिप यानी कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को वो फेंक देते हैं वापस लोगन पॉल के हाथों में। और यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और भाई देखो मैंने तो पहले ही कहा था पिछली स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में कि कोई विनर टेक ऑल मैच नहीं होने वाला, सिर्फ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से ही चल रही हैं। वो तो भाई बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो हंगामा हुआ उसकी वजह से सिर्फ हाइप जनरेट करने के लिए विनर टेक ऑल जैसा माहौल बनाया गया। और भाई काफ़ी लोगों का कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है वो कोडी रोड्स के ऊपर सही लग रही थी। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा उल्टा होना चाहिए था, कोडी रोड्स जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियन होने चाहिए थे और लोगन पॉल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन होने चाहिए थे, तब जाकर मामला सही होता शायद, है ना। और वैसे भी भाई कोडी रोड्स को 2 बेल्ट दे के फ़ायदा ही क्या है, एक तो उससे संभलती नहीं, दूसरी का क्या कर लेगा। खैर आगे चलते हैं। बैक स्टेज में जो है जेड गार्गिल का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें जेड गार्गिल सिर्फ नाया जैक्स की तारीफें करती हैं। उसके बाद वो कहती है कि आज मैं उसे दिखा दूंगी कि कौन असली ताकतवर योद्धा है। उसके बाद बियांका ब्लेयर आ जाती हैं पीछे से और वो जेड गार्गिल उसे कांग्रेस करते हैं कि अच्छी बात है तुम आगे जा रही हो, और बियांका ब्लेयर कहते हैं कि हाँ तुम भी अपना काम अच्छे से करो, फिर अगले हफ्ते हम दोनों आपस में लड़ेंगे। वैसे ट्रिफनी का क्या हुआ, तो ट्रिफनी टाइम का सोने का टाइम हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बियांका ब्लेयर बोलती हैं। उसके बाद जो है नाया जैक्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वो जेड गार्गिल की भी तारीफ करती हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, लेकिन आखिर में तो नाया जैक्स ही क्वीन जैक्स बनने वाली है। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है नाया जैक्स वर्सेस जेड गार्गिल। और भाई जब 2 मॉन्स्टर लड़ते हैं तो कैसा मैच होता है भाई, आपस में हसलबाजी होती है और क्या। तो भाई इस मैच में भी वही होता है। एंड में जब यहाँ पर रिंग साइड पर ये लड़ने लगते हैं तो यहाँ पर जेड गार्गिल की बेटी बैठी होती है। भाई सच में भाई वो उसकी बेटी थी भी कि नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो नाया जैक्स उसे कह देती हैं कि तुम्हारी मॉम सक है, यानी कि योर मॉम इज सक, तुम्हारी मॉम घटिया है, तुम्हारी मम्मी घटिया है, जिससे भाई जेड गार्गिल को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों रिंग साइड पर ही लड़ते रहते हैं। नहीं काउंट आउट के जरिए मैच खत्म नहीं होता है। यहाँ पर लड़ते लड़ते नाया जैक्स जो है काफ़ी सारे
इक्विपमेंट जो बाहर पड़े होते हैं, चेयर्स और टेबल्स वगैरह, तो उनको उठाने लगती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। नाया जैक्स अटैक नहीं करती हैं, बल्कि जेड गार्गिल चेयर छीन लेती हैं और जेड गार्गिल अटैक कर देती हैं नाया जैक्स के ऊपर, जिससे ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ना जेड गार्गिल हैरान कि ये क्या हुआ। उसके बाद भाई जेड गार्गिल का दिमाग फिरता है, वो जो है अटैक करने लगती हैं नाया जैक्स के ऊपर। नाया जैक्स भी अटैक करने लगती हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच भसड़बाजी हो जाती है। 50 से 60 ऑफिशियल्स आ जाते हैं इन दोनों को अलग करवाने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, नाया जैक्स जो है डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए इस मैच को जीत चुकी हैं और टूर्नामेंट में आगे जा चुकी हैं। और वैसे भाई देखा जाए तो इस मैच का जो एंड है काफ़ी सही हुआ, क्योंकि जेड गार्गिल को कभी भी जो है पिन होता हुआ दिखाते नहीं है, उन्हें अनडिफिटेड की तरह ट्रीट किया जाता है। और नाया जैक्स तो भाई जिस पैथ पे चल रही है तो वो क्वीन जैक्स बनने वाली है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए इस मैच का खत्म होना काफ़ी सही बात थी। इसके बाद शो के ऊपर DIY वर्सेज लॉस लोथारियोस का मैच होता है, जिसे हमारे चैंपियंस जो है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस वो बैठकर देखते हैं, ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर। और ये मैच भाई इतना ज़बरदस्त मैच होता है कि भाई तुम्हें देखकर तुम्हें भी तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा कि दिस इज़ ऑसम मैच। ये होता है मैच भाई, बेल टू बेल एक्शन इस मैच में हमें देखने को मिलता है। जॉनी गार्गानो को एंड में टैग मिलता है, वो आकर अपनी स्पीयर लगाते हैं, सुसाइड डाइव्स लगाते हैं, टॉप रोप से कूदने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी सैंटोस एस्कोबार और एलेक्टा लोपेस जो है मैच में इंटरप्ट करती हैं। एलेक्टा लोपेस मौके का फ़ायदा उठाकर जॉनी गार्गानो के ऊपर अटैक कर देती हैं। रेफरी देख लेती है, रेफरी इन दोनों को जो है रिंग साइड से बैन कर देती है और इसके चक्कर में रिंग्स के अंदर लगता है DIY का टैग टीम फिनिशर पिन होता है 1 2 3 और DIY इस मैच को जीतकर चैलेंज करने लगते हैं ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। इसके बाद शो के ऊपर भाई एक क्लिप दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की के बारे में जो पिछले हफ्ते जिस चीज़ में हमें पता चला था कि वो गायब है, तो वही लड़की हमें एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई नज़र आती है भाई उसमें। और इसके बाद भाई इसी मैच के दौरान एक QR कोड भी आया था, जिसमें भाई एक बच्चे की फ़ोटो होती है। अगर उस QR कोड को स्कैन करोगे और वो काफ़ी जूम होती रहती है, इतनी जूम हो जाती है कि वो आँख के अंदर घुस जाती है। लेकिन ये जो बच्चा है वो बू डेरिस बताया जा रहा है, ऐसा कहना है लोगों का, लेकिन पता नहीं भाई ये सब क्या है और क्यों है, क्योंकि भाई अब मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। तो बस भाई अंकल हार्डी का रिटर्न हो जाए, ये स्टोरी लाइन जो है हमें इन रिंग देखने को मिल जाए, बस यही चाहिए भाई। इसके बाद AJ स्टाइल्स का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें AJ स्टाइल्स खुद से एडमिट करते हैं कि वो हर मैच को हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, और अब उनका आगे क्या पाथ होने वाला है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो अभी जाकर जो है निक ऑल्डिस से बात करेंगे और वो बताएगा कि AJ स्टाइल्स कहाँ पर जाने वाला है। तो क्या भाई AJ स्टाइल्स जो है अपना ब्रांड स्विच करने वाले हैं, क्योंकि AJ स्टाइल्स पहले भी ऐसी चीज़ कर चुके हैं कि उन्हें जब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी तो वो खुद से ब्रांड स्विच कर लिए थे। तो हो सकता है इस बार भी, लेकिन भाई AJ स्टाइल्स ने खुद से चीज़ों को एडमिट किया है, उन्हें लॉसेस दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब भाई AJ स्टाइल्स एक अलग पैथ के ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग स्टोरी लाइन बिल्ड हो रही है। तो आई होप कि ये चीज़ें सही हों और AJ स्टाइल्स को हमें जो है आगे चलकर काफ़ी बड़ी, यानी कि AJ स्टाइल्स की जो आगे चलकर बुकिंग है वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, आई होप के। इसके बाद ब्रायन सेक्सटन जो है वो बेली का भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन आ जाते हैं और काफ़ी बेकार से एक्टिंग करने लगते हैं पाइपर नेविन, और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अपना मैच हार गई। और बेली यहाँ पर सीधा कह देती है कि मैं तुम लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते में बेली वर्सेज पाइपर नेविन या चेल्सी ग्रीन का मैच देखने को मिलेगा। और चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन यही चाहती थी, क्योंकि बाद में वो मुस्कुराती हैं ये बात सुनकर। तो भाई ये एक प्लान था चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन का, बेली का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, और कुछ नहीं। इसके बाद शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन आते हैं और भाई रैंडी ऑर्टन भाई UFC में गए थे, वहाँ पर भाई काफ़ी सारे मजे करके आए और UFC फाइटर भाई उनसे खुद ही आकर गले मिलने लगे। और रैंडी ऑर्टन भाई यहाँ पर एक लड़की को ऑटोग्राफ देते हैं, लेकिन वो लड़की ऑटोग्राफ लेकर इतनी खुश हो जाती है कि भाई रैंडी ऑर्टन बाद में हैंड शेक करने के लिए गए थे, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आता, तो वो दूसरे फैन को हैंड शेक करके रिंग के अंदर आ जाते हैं, अपना मैच स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट कार्मेलो हेव्स। और भाई क्या मैच होता है भाई, ये कार्मेलो हेव्स भाई बहुत गंदी हरकत कर देते हैं इस मैच में, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो जो है जब अपना आइकॉनिक स्लैम लगाने जाते हैं रैंडी ऑर्टन टेबल के ऊपर, तो वो रैंडी ऑर्टन की चाल चलते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन की आंखों में उंगलियां डाल देते हैं कार्मेलो हेव्स यहाँ पर, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन को बहुत गुस्सा आता है और भाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसी अनाउंसर्स टेबल के ऊपर वो आइकॉनिक स्लैम लगाते हैं। भाई चीज़ देखकर ये मुझे काफ़ी बड़ा मज़ा आया भाई। इसके बाद रिंग के अंदर कार्मेलो हेव्स की भाई हरकत देखो भाई, पंट किक के लिए जा रहे हैं, यानी कि रैंडी ऑर्टन का जो बैंड फिनिशर है वो लगाने जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसे रिवर्सल करते हैं, स्कूप स्लैम लगाते हैं। उसके बाद जब वो विंटेज ऑर्टन DDT के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कार्मेलो हेव्स फिर से गंदी हरकतें करते हैं, रैंडी ऑर्टन के इंजर्ड नी के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद जब वो टॉप रोप से कूदने के लिए जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर रिवर्सल करते हैं, विंटेज ऑर्टन DDT इस बार लगा देते हैं, RKO के लिए कॉल इन करते हैं, RKO लगाने वाले होते हैं, लेकिन
कार्मेलियस यहाँ पर रिवर्सल करते हैं, रिवर्सल पिन होता है, पिन ब्रेक होता है। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर धक्का लगाते हैं, कार्मेलियस भाग कर आते हैं और इस बार हमें देखने को मिलती है एक शानदार आउट ऑफ नोवेयर RKO, वो भी स्प्रिंग बोर्ड मूव को कन्वर्ट करके। क्या बेहतरीन RKO लगी है भाई, टॉप 5 RKOs में शायद इंक्लूड हो सकती है मे बी। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आराम से पिन करते हैं, 1 2 3 होता है क्योंकि रैंडी ऑर्टन जानते हैं RKO लग चुकी है तो जीतना तो पक्का है और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं। और अगले हफ्ते उनका मैच होगा अगेंस्ट तामा तोंगा। लेकिन जब यहाँ पर इंटरव्यू लेने आती हैं कथकली रैंडी ऑर्टन का, तभी तामा तोंगा और पूरी ब्लड लाइन आ जाती है और रैंडी ऑर्टन यहाँ खुद से ही माइक उठा लेते हैं और कहते हैं कि देखो देखो अब ब्लड लाइन आई है, शायद रैंडी ऑर्टन को डराने के लिए। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि रैंडी ऑर्टन कौन है, तो चलो इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि रैंडी ऑर्टन कौन है। रैंडी ऑर्टन एक 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है WWE का। उसके बाद वो एक लेजेंड किलर है, एक एपेक्स पैरेडेटर है, एक वाइपर है और रैंडी फ्रिकिन ऑर्टन है। और तामा तोंगा, तुझे मैं सिर्फ वहाँ पर एक RKO नहीं लगाऊंगा, मैं तुझे एक पंट किक का भी स्वाद चखाने वाला हूँ वहाँ पर। क्योंकि रैंडी ऑर्टन यहाँ से टीज करते हैं कि वो एक पंट किक देने वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक RKO नहीं लगाऊंगा, मैं तेरी गांड के ऊपर लात भी मारने वाला हूँ, जिससे वो पंट किक का हिंट करते हैं। और उसके बाद जो है रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, उसके बाद जो होगा RKO और शो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और भाई ये जो स्मैकडाउन था वो बहुत बढ़िया था भाई, काफ़ी मज़ा आया भाई इसको देखकर। और रैंडी ऑर्टन की भाई ये जो जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन का मैच था और रैंडी ऑर्टन लास्ट में जो कुछ कहा भाई, पूरी तरीके से हाइप अप कर दिया है भाई हर चीज़ के लिए। और अब मैं जो इस मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और अगले हफ्ते के लिए वुमेंस टूर्नामेंट में बियांका बेलेयर वर्सेस नाया जैक्स के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया और रैंडी ऑर्टन वर्सेस तामा तोंगा के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन या पाइपर निवेन का मैच भी हमें देखने को मिलेगा। और अगेन कहता हूँ कि भाई शो काफ़ी बढ़िया था और रैंडी ऑर्टन की बुकिंग काफ़ी बढ़िया चल रही है, क्योंकि वो ट्रिपल एच के खासम खास जो हैं। वेल, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।